क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। अगर आप मेटल कार्बोनाइल का जनरल फार्मूला देखो तो आप इस तरह से जनरली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय सीइंग द कंपोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। इट इज क्लियर कट इंफॉर्मेशन दैट इट कंटेन फर्स्ट वन मेटल, इसको आप सेंट्रल मेटल एटम बोलते हो, एंड द सेकंड वन इज लिगैंड। इस कंपोजिशन की बेस पे इसी कंपोजिशन दिस कंपोजिशन प्रोवाइड द टू बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल एंड वी कैन क्लासिफाई द मेटल कार्बोनाइल on these two bases. On the base of first we can classify metal carbonyl. First base is on the base of nature of central metal एटम। सेंट्रल मेटल एटम की बेस नेचर की बेस पे आप इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, और सेकंड आपके पास क्या कौन सी बेस अराइज होती है ऑन द बेस ऑफ वी कैन क्लासिफाई मेटल कार्बोनाइल ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ लिगैंड। अगर आप फर्स्ट पेज की क्लासिफिकेशन को डील करो तो आपको ये बात क्लियर कट इंफॉर्मेशन होती है कि नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम मीन द टू इम्पॉर्टेंट थिंग, कि इस नेचर से आपको दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अराइज होते हैं। एक ये कि आपके पास नेचर सेंट्रल मेटल एटम आपका एम है, तो नेचर का मतलब ये है कि इसकी काउंटिंग कितनी होगी, ये कितनी टाइप्स का होगा। तो इसी दो फर्दर ये नेचर ऑफ द बेस जो है वो फर्दर टू बेस को अराइज करती है। तो ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ द मेटल कार्बोनाइल वी कैन क्लासीफाई इनटू फर्दर टू सब बेसिस। फर्स्ट वन इज ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये आपकी फर्स्ट बेस हो गई। सेकंड आपकी बेस ये होगी ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ मेटल एटम, टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम हाउ वी कैन क्लासीफाई द मेटल कार्बोनाइल। ऑन दिस बेस we can classify the metal carbonyl into further types। अगर आपके पास ये मेटल कार्बोनाइल है, इसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड को, और मेटल को आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस नंबर ऑफ इट इज द नंबर ऑफ मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम। तो इस बेस जैसे जैसे आप एम की वैल्यू को क्या करोगे, चेंज करोगे, तो आपके पास क्या आएंगी, क्लासिफिकेशन फर्दर अराइज होंगी। इफ एम इज इक्वल टू 1, ऐसे कार्बोनाइल जिसमें मेटल जो है वो एक हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, मानो एटॉमिक मेटल कार्बोनाइल। इसको आप डिस्कस इस तरह से करते हैं, आप ये कहते हो सच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल इन विच नंबर ऑफ मेटल एटम विल बी इक्वल टू 1 इज नोन एज मोनोएटॉमिक मेटल कार्बोनाइल। अगर आपकी इसकी एग्जांपल देखें तो आप इसका जनरल फार्मूला क्या बनाएंगे, इस मेन फार्मूला को देखते हुए आप M1 एंड CON करेंगे। N इज द नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो इसी फार्मूला को देखते हुए हम इसकी एग्जांपल्स को राइट अप कर सकते हैं। जैसे आपके पास आप ये कहते हो कि लेट्स सपोज आपके पास निकल है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है,
तो फिर आप इसको NiCO4, तो एक आपके पास एग्जांपल अराइज हो गई। इसी तरह से आपके पास क्रोमियम है। क्रोमियम क्या आप क्रोमियम को एक मेंशन करेंगे, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, अंडरस्टूड होती है। फिर आप उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आप 6 कर रहे हो, तो ये आप CO6 कर देंगे। इसी तरह से अगर आप वनेडियम की बात करते हो तो ये फिर आप क्या करोगे, 6 करोगे। Now we discuss the second class in which m value is equal to 2। इसके ये जब m वैल्यू आपके पास 2 होती है तो आप उसके बोलते हो डाई एटॉमिक मेटल कार्बोनाइल। अगर आप डायटोमिक मेटल कार्बोनाइल की बात करें तो आप इसकी डेफिनेशन करें तो आप ये कहोगे सच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल इन विच द नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम मस्ट बी इक्वल टू 2 इज नोन एज डायटोमिक मेटल कार्बोनाइल। अगेन दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, सच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल इन विच m वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 2 और सेंट्रल मेटल एटम मस्ट बी इक्वल टू 2 इज नोन एज डायटोमिक मेटल कार्बोनाइल। डायटोमिक मेटल कार्बोनाइल को का आप जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे, m की वैल्यू आप 2 लिखेंगे और CON लिखेंगे, n इज इक्वल टू द सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके एग्जांपल में, वेल नोन एग्जांपल में आप अगर आयरन का देखें तो Fe2CO9 और इसी तरह से Mn2CO9 और इसी तरह से मेटल डिफरेंट भी हो सकती हैं, जैसे आप MnCO सॉरी ये 10 MnC इट इज Mn कोबाल्ट है CO10। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज डिफाइन इन सच ए वे कि व्हेन m वैल्यू विल बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन 3, the class that is arises is known as polyatomic metal कार्बोनाइल। इस केस में आप फर्दर इसको क्लासिफिकेशन इस तरह से आप कर सकते हैं इसकी कि जब m की वैल्यू आप 3 करोगे तो आपके पास ट्राइटोमिक मेटल कार्बोनाइल आएंगे, तो आप डिफाइन ऐसे करोगे सच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल इन विच m वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 3 इज नोन एज ट्राइटोमिक मेटल कार्बोनाइल। एग्जाम्पल में आप इसकी कोड करेंगे इसी तरह था ETC। जब आपके पास m इज इक्वल टू 4 हो तो आप बोलोगे टेट्रा एटॉमिक मेटल कार्बोनाइल। डिफाइन इस तरह से करेंगे सच टाइप ऑफ पॉलीएटॉमिक मेटल कार्बोनाइल इन विच m मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मेटल सेंट्रल मेटल एटम मस्ट बी इक्वल टू 4 इज नोन एज टेट्रा एटॉमिक मेटल कार्बोनाइल। वेल नोन एग्जांपल इस केस में आपके पास कोबाल्ट 4 CO12 की आती है और इसी तरह से पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा एंड सो ऑन। आपने ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम यू हैव डिस्कस द फर्स्ट बेस क्लासिफिकेशन। अब आप सेकंड बेस की तरफ जाते हो जिसमें हमने ये कहा कि ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल
on the base of type of metal atom. इस बेस पे अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हो टाइप इस बेस पे हो सकती है, या तो मेटल आपकी सेम हो सकती है, ये चांस हो सकता है केस 1, या फिर मेटल आपकी डिफरेंट हो सकती है. इफ देयर इज मेटल इज सेम थ्रू आउट द मेटल कार्बोनाइल, सच टाइप ऑफ क्लास इज नोन एज होमो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल. In this case, homo means same, न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई आपका सेंट्रल मेटल एटम है. तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि सच टाइप ऑफ क्लास ऑफ मेटल कार्बोनाइल इन विच ओनली वन टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इज नोन एज होमो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल. तो इसकी अगर ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम अगर आप इसकी क्लासीफाई करें तो वो भी आप कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द एग्जाम्पल. जैसे आपके पास एक ही टाइप की मेटल होगी, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो एंड सो ऑन, उसकी काउंटिंग हो सकती है. अगर आपके पास ये एक टाइप की मेटल एटम है FeCO5, तो ये आपके पास होमो और न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल होगा, क्योंकि आयरन एक ही टाइप की मौजूद है, आयरन ही है जिसकी टाइप एक है. अब अगर आप इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ होमो न्यूक्लियर सेंट्रल मेटल एटम, तो आप ये कह सकते हो कि देयर आर मैनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. जैसे आपने पहले बोली फर्स्ट क्लासिफिकेशन मानो एटॉमिक होमो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल. such type of homonuclear metal carbonyl in which central metal atom must be equal to 1. मीन के m की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी, और मेटल सेम होगी. तो उस केस में आप क्या कहोगे, ये वाली क्लासिफिकेशन आएगी. इसकी एग्जांपल में जैसे आप ये बोलते हो, ये एग्जांपल कोड कर सकते हो. और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 FeCO5VCO6 एंड सो ऑन. आप सेकंड आपकी क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि आपके पास इधर डाई आ जाएगा, diatomic homonuclear metal carbonyl. Such type of metal carbonyl, homonuclear metal carbonyl in which central metal atom must be equal to 2 is known as homonuclear. तो इसके एग्जांपल में आप क्या कोड करेंगे, Fe2CO9 Mn2CO10 etc. अब थर्ड में आपके पास क्या आएगा, पोलीएटॉमिक. तो पोली एटॉमिक में आपकी m की वैल्यू ग्रेटर देन 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5, 6 1. अगर आपकी m की वैल्यू 3 होगी तो वो क्या बोलेंगे कि ट्राई एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल. तो फिर उसको क्या कहेंगे, सच टाइप ऑफ होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल इन विच m मस्ट बी इक्वल टू 3. तो उसके एग्जांपल में आप क्या कोड करोगे, Fe3CO12 Ru3CO12 OS3CO12 एंड सो ऑन. और इसी तरह से 4 होगा तो आपके पास टेट्राएटॉमिक मेटल कार्बोनाइल है, और उसके एग्जांपल आप CO4CO12 कोड कर सकते हैं एंड सो ऑन. आप चलते जाओगे. अब हम सेकंड में ये कहते हैं, इसमें आपने एक केस फर्स्ट केस सेम का पढ़ा, अब हम डिफरेंट का केस पर करते हैं. if the metal atom in the whole metal carbonyl will be different, तो आप क्या कहते हो, heteronuclear metal carbonyl. अब आप ये कहते हो, इसकी डेफिनेशन ये कहते हो, सच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल इन विच सेंट्रल मेटल एटम
type will be different. Yeah, we can also define a such type of metal carbonyl in which different type of central metal atom is present is known as heteronuclear metal carbonyl. जैसे आप ये कहते हो MnCO10. तो अब आप देखें तो इसमें दो टाइप की मेटल कार्बोनाइल हैं. ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम आप इसको क्लासीफाई फर्दर कर सकते हैं. बट पॉइंट टू बी नोटेड, हेटेरोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल में मोनो अटॉमिक मेटल कार्बोनाइल की एग्जांपल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. इसकी जो काउंटिंग होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है एंड ऑनवर्ड. तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आप हेटेरोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल लिख सकते हो 2 से ऑनवर्ड. जैसे कि आप कहते हो कि अगर M2 है तो उसकी एग्जांपल में आप MnCO कोबाल्ट CO10 ये लिख सकते हैं. अगर आपकी M की वैल्यू 3 है, मीन के आपकी 3 मेटल आपने एडजस्ट करनी है, तो आप ये लिख दें FeRuOsCO12 एंड सो ऑन. आप RU है U. अब आप देखें कि इसी तरह से आप एग्जांपल कोड कर सकते हैं. बच्चे पॉलीएटॉमिक मेटल कार्बोनाइल की आपके पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है कार्बोनाइल को. हमने यही कहा था ना कि मेटल आपके पास 3 से ग्रेटर होती है या 3 के इक्वल होती है. तो अब आप अगर देखें तो पॉलीएटॉमिक मेटल कार्बोनाइल को अगर आप जनरली क्लासीफाई करो तो आपको पता चल जाता है कि ये फर्दर 2 मेन इंपॉर्टेंट क्लासेस जनरेट होती है. एक को आप कहते हो लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल और सेकंड को आप हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल. लो से आप L, न्यूक्लियर से आप N और इससे आप M और इससे आप C. ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से कर सकते हो. और हाई से आप H, N, M, C. पॉइंट टू बी नोटेड, आप इसको पॉलीएटॉमिक मेटल कार्बोनाइल की क्लासिफिकेशन में भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ द एटॉमिक सेंट्रल मेटल एटम की क्लासिफिकेशन में भी लिख सकते हैं. ये हिट्रो भी हो सकते हैं, होमो भी हो सकते हैं. अगर आपकी M की वैल्यू 3 के इक्वल आ मीन कि आपकी M की वैल्यू 1 हो, 1 to 4 हो, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल. अगर आपकी M की वैल्यू ग्रेटर देन 5 और 5 से ग्रेटर हो एंड सो ऑन हो, तो उसको आप क्या कहते हो, हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल. ये हिट्रो भी हो सकते हैं, होमो भी हो सकते हैं. सेम केस, इसकी फर्दर आप क्लासिफिकेशन इजीली कर सकते हो. अब हम सेकंड इम्पॉर्टेंट पेज की तरफ चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं. दैट इज ऑन द बेस ऑफ नेचर लीगेंड. लीगेंड की नेचर पे आप मेटल कार्बोनाइल को क्लासीफाई कर सकते हैं. इसकी नेचर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक तो आप ये कहते हो कि आपका जो लीगेंड है वो ओनली 1 टाइप का हो, मीन के ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ लीगेंड. तो ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ लीगेंड आप 2 टाइप की क्लासिफिकेशन करते हैं. एक को आप बोलते हो होमो लेफ्टिक मेटल कार्बोनाइल और दूसरी को आप हिट्रो नॉन होमो या हिट्रो लिख बोलो, नॉन होमो लेफ्टिक मेटल कार्बोनाइल बोलते हैं. होमो मीन्स सेम,
और लेफ्टिक मीन टाइप ऑफ लिगेंड। तो सेम टाइप ऑफ लिगेंड अगर आपकी मेटल कार्बोनाइल में मौजूद होगी तो उसको होमोलेफ्टिक कहेंगे। तो इस मीन क्या, सच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल इन विच ओनली एंड ओनली कार्बोनाइल लिगेंड इज प्रेजेंट इंटाइल द क्रिस्टल या इंटाइल द स्ट्रक्चर, तो उसको आप होमोलेफ्टिक मेटल कार्बोनाइल बोलते हो। इसमें तमाम एग्जांपल आ जाती हैं, जब चाहे वो डायटामिक हों, जैसे कि निकल टेट्रा कार्बोनाइल है आपके पास, ये आपका होमोलेफ्टिक है, इसमें सिर्फ कार्बन है। और इसी तरह से वनीडियम है, और इसी तरह से वनीडियम 6 है। और इसी तरह से आपके पास हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल जब 5 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके पास Ru6 5 या 5 से 6 ज़्यादा होंगे तो CO18, ये सारे के सारे होमोलेफ्टिक में आएंगे। नॉन होमोलेफ्टिक मेटल कार्बोनाइल है द सच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल इन विच दे आर 2 टाइप या 2 और मोर टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट इलांग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी भी आप कार्बोनाइल लिगेंड को उसमें से एक्सक्लूड नहीं करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड को, तो आप ये कहोगे सच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल in which there are other type of ligand is present along कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस केस में आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन अराइज होती हैं। फर्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन आती है मेटल कार्बोनाइल हेलाइड। आप क्या करते हो, मेटल कार्बोनाइल हेलाइड इसकी एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे कि आपकी एग्जांपल इसमें आप VCO 6 I ये आप बोल सकते हैं। इसी तरह से आप मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड, तो इस केस में आपके पास H1 लिगेंड मौजूद होगा। इस केस में आपके पास हेलाइड लिगेंड था X1 नेगेटिव, वो आपकी ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी हो सकती है। इसमें आपके पास हाइड्राइड लिगेंड होगा इलांग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी डेफिनेशन करेंगे तो आप कहेंगे सच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल इन विच हाइड्राइड आयन इज प्रेजेंट एज ए लिगेंड इलांग विद कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड इज नोन एज मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड। तो इसकी एग्जांपल में आप FeHCO5 ये आप लिख सकते हैं। आपकी एक और एग्जांपल क्लासिफिकेशन अराइज होती है जिसको आप मेटल कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल, 2 टाइप के लिगेंड थे तो आपने पहले कार्बन फिर नाइट्रोसाइल लिगेंड लिखा। ये आपकी क्लासिफिकेशन है कि कब अराइज होती है, जब कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल के साथ रिएक्शन होता है। तो इसकी हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, सच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल इन विच नाइट्रोसाइल लिगेंड NO पॉजिटिव लिगेंड इज प्रेजेंट along with carbon monoxide is known as metal carbonyl nitrosyl. The well known example are in this case is ये टाइप का मेटल कार्बोनाइल जो है ये आपके पास इस केस की एग्जांपल में आता है। इसी तरह से आपकी और भी डेरिवेटिव, ऑल टाइप ऑफ डेरिवेटिव ऑफ मेटल कार्बोनाइल हम सिंपली कह सकते हैं कि बिलोंग टू होमोलेफ्टिक मेटल कार्बोनाइल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेस ऑफ सेकंड आपकी एक तो टाइप की बेस पे क्लासिफिकेशन आपने लिगेंड की, दूसरा आप ऑन द बेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बिकॉज अटैचमेंट कंसेप्ट बिलोंग टू केमिकल बॉन्डिंग। जब कभी भी केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होती है कि हम ये इस क्लासिफिकेशन में हमने ये डील करना है कि आपका लिगेंड किस तरह से अटैच है मेटल एटम के साथ। तो लिगेंड, आपके लिगेंड के 2 इम्पॉर्टेंट मूड बन सकते हैं ऑन द बेस ऑफ अटैचमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड का। उन मूड को हम क्या बोलते हैं, एक को आप टर्मिनल मूड बोलते हो और ऐसे कार्बोनाइल को टर्मिनल कार्बोनाइल बोलते हैं, टर्मिनल मेटल कार्बोनाइल। और इस केस में नॉन टर्मिनल मेटल कार्बोनाइल, और इसमें आपका जो मूड होता है वो टर्मिनल नहीं होता बल्कि वो क्या होता है, ब्रिजिंग
first of all, we discuss the terminal mood of the metal carbonyl on the base of attachment or chemical bonding. Terminal metal carbonyl. टर्मिनल मेटल कार्बोनाइल वो वाले मेटल कार्बोनाइल होते हैं, उनकी हम डेफिनेशन कंसेप्चुअली करते होते हो आप लोग, जिसमें टर्मिनल कार्बोनाइल एग्जिस्ट करता हो. आप सिंपली ये कह दो सच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल इन विच टर्मिनल कार्बोनाइल एग्जिस्ट इज नोन एज टर्मिनल मेटल कार्बोनाइल. अब हम ये देखते हैं कि टर्मिनल मेटल, इस क्लासिफिकेशन में हम कार्बोनाइल के मूड को डिस्कस करते हैं और वो भी टर्मिनल मूड को डिस्कस करते हैं कि टर्मिनल मूड किस तरह का होता है. अगर आप मेटल कार्बोनाइल का टर्मिनल मूड की बात करो तो आप ये कहते हो कि सच टाइप ऑफ कार्बोनाइल लिगेंड विच डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम, और मेटल फिर बैक डोनेट करती है अपने चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए. हम ये कहते हैं कि ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का मूड अटैचमेंट का इस तरह से हो कि वो अपना पूरे का पूरा लोन पेयर एक टाइम में मेटल को क्या कर दे, डोनेट कर दे, और तो सच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल इज नोन एज टर्मिनल कार्बोनाइल एंड सच टाइप ऑफ मूड इज नोन एज टर्मिनल मूड. तो इस केस में आपके पास लोकलाइज्ड बॉन्ड डेवलप होता है. लोकलाइज्ड बॉन्ड आप इस फेस पे कह रहे हो बिकॉज आप ये कहते हो कि सच टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लोकलाइज्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी लोकलाइज हो जाए तो फिर उसको आप लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं. सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के तो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास दो एसेंट्रल मेटल एटम के दरमियान डेंसिटी जो होगी वो फोकस हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, लोकलाइज्ड हो जाएगी. बट आप कहोगे कि देयर इज पाई बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे लोकलाइज्ड होगी. इन केस ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिएक्शन is present in additional as a additional forces. So due to the presence of these two type of electrostatic interaction, the electron density remain फिक्स बिटवीन द टू न्यूक्लियाई. एक आपके पास लिगेंड का न्यूक्लियाई और एक आपके पास मेटल का न्यूक्लियाई. तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स हो जाती है तो फिर आपके पास क्या होता है, इस बॉन्ड को आप लोकलाइज्ड बॉन्ड कंसीडर करते हो. और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसी वजह से होता है कि क्योंकि मेटल कार्बोनाइल टर्मिनल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज, और क्योंकि इनके डिकम्पोजिशन पॉइंट भी ज़्यादा होगा जब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, बिकॉज लोकलाइज्ड बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन दिस केस. तो इस केस में जो आपकी एग्जांपल्स आती हैं वो आपके पास मोस्टली मोनो अटॉमिक होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल की आती हैं. मीन कि आपके पास मेटल एक होगी और टर्मिनल मूड होगा, एक मेटल के साथ हो सकता है, ज़्यादा मेटल के साथ नहीं हो सकता. तो वेल नोन एग्जांपल प्योर मेटल कार्बोनाइल के केस में आपके पास मोनो अटॉमिक होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल आ सकते हैं. तो आप इसमें निकल टेट्रा कार्बोनाइल जैसे कि, और आप इसमें VCO6 और उसके बाद आप इसमें CrCO6 और एंड सो ऑन आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं. The second mood is non-terminal mood or bridging mood. इस अटैचमेंट की बेस पे आपके पास जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड की अटैचमेंट है वो ब्रिजिंग टाइप होती है. आप ब्रिजिंग मूड को कैसे डिफाइन करते हो? आप ये कहते हो कि सच टाइप ऑफ मूड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन विच देयर इज अ ब्रिज प्रेजेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज ब्रिजिंग मूड. हम सिंपल इसकी डेफिनेशन या इसके कंसेप्ट को इस तरह से क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. अब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड था, उसके पास लोन पेयर था, आपने उसकी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन ली लास्ट लेक्चर से. तो जब उसके पास लोन पेयर मौजूद है, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर एट अ टाइम, तो आपके पास टर्मिनल मूड अराइज होता है. इफ कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड डोनेट्स इट्स लोन पेयर इन सच अ वे दैट इट फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन with one metal atom and covalent bond with other metal atom,
तो ऐसे मूड को आप क्या कहते हो, ब्रिजिंग मूड। तो हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि such type of metal carbonyl mood, carbon monoxide mood in which carbon monoxide ligand donate its lone pair in such a way that it form one covalent bond with first point of the central metal atom and second covalent bond with second metal atom. Such type of mood is known as terminal mood because it provide a bridge between the 2 points. ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, ये आपके पास सेकंड पॉइंट है। ब्रिज को आप कैसे डिफाइन करते हो, आप यही करते हो द कनेक्शन आर अ स्पोर्ट दैट कंबाइन या दैट जॉइन द 2 पॉइंट्स। जो वो स्पोर्ट जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है उसको आप ब्रिज कहते हो। तो सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा है बिकॉज इट जॉइन द 2 सेंट्रल मेटल एटम। सच टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल इन विच ब्रिजिंग मूड इज प्रेजेंट इज नोन एज ब्रिजिंग कार्बोनाइल। इस केस में आपके पास इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो आपके पास मोनो एटॉमिक मेटल कार्बोनाइल कभी भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको एक पॉइंट से उनकी अटैचमेंट होती है मेटल की। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो एक पॉइंट से अटैच होता है और इस तरह की बॉन्डिंग करता है। उसमें फर्स्ट पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट नहीं होता। तो मेटल की आपकी काउंटिंग जो होनी चाहिए वो m = आर ग्रेटर देन 2 हो, तो तब आपके पास ब्रिजिंग मूड ऑब्टेन होगा। तो आप ये कहते हो कि इस केस की एग्जांपल के लिए आप जैसे Fe2CO9 की एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास Fe3CO12 की एग्जांपल दे सकते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, अब हम अगर केमिकल बॉन्डिंग की नेचर देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ब्रिजिंग मोड में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है। अगर टर्मिनल और ब्रिजिंग को कंपैरिजन करो तो अटैचमेंट उसकी फर्स्ट पॉइंट के साथ थी, इसके अटैचमेंट सेकंड पॉइंट के साथ है। इस केस में आपका डेक्टिव बॉन्ड बना है और आपका मेटल कार्बोनाइल डेक्टिव बॉन्ड है और इस केस में आपकी मेटल कार्बोनाइल ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, डोनेट किया है, मीन कि डोनेट किया है, बट आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आपका डेक्टिव बॉन्ड नहीं है, बट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये आपके पास नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में देयर विल बी नो कंसेप्ट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग। मेटल की चार्ज डेंसिटी की नेगेटिव चार्ज मेटल अटेन नहीं करती क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, सिंपल अपना म्यूचुअल शेयर कर रही है इलेक्ट्रॉन और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर रही है या अपना इलेक्ट्रॉन 18 कोई भी 18 इलेक्ट्रॉन काउंट या कोई भी काउंट कंप्लीट करिए स्टेबलाइज होने के लिए। तो मेटल के ऊपर इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। और आपके पास जो आपका ये लीक कार्बन मोनोऑक्साइड है वो म्यूचुअल शेयर से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो देयर विल बी नो पाई बैक बॉन्डिंग। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि आपके पास पाई बैक बॉन्डिंग आपके पास इस केस में बिल्कुल नहीं होगी, टर्मिनल के केस ब्रिजिंग के केस में। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा और वो भी आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग से अराइज होगा। इस केस में आपका सिग्मा बॉन्ड इज नॉट फॉर्म ड्यू टू बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन के म्यूचुअल शेयरिंग इज नॉट एक्सिस्ट। इस केस में आपका डेटिव बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। इस केस में सिग्मा बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से एग्जिस्ट करता है। इस केस में आपके पास पाई बैक बॉन्डिंग होती है, इस केस में आपके पास पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होती। ये बॉन्ड लोकलाइज्ड है बट दिस बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। ये जो आपका ब्रिजिंग बॉन्ड है ये डीलोकलाइज्ड है। वाई इट इज डीलोकलाइज्ड? अब आप देखें, आप एक मेटल इलेक्ट्रॉन ने मेटल को एक कार्बोनाइल लिगेंड ने एक इलेक्ट्रॉन एक मेटल को दूसरे मेटल को दिया है, तो उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। जब वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिवाइड कर देगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो अबव बिलो मीन कि वो दो मेटल एटम के दरमियान फिक्स नहीं होगी, डीलोकलाइज होगी। और डीलोकलाइज बॉन्ड की होने की वजह से ये जो मेटल कार्बोनाइल है इनकी स्ट्रेंथ कंप्लीट डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती हैं और सम
टाइप और कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है इस एज कम्पेयर टू मेटल, तो फिर वो क्या करता है कि सम टाइम ऐसे होता है कि वो एक मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर लेता है और दूसरी से नहीं होता, तो जब ज़्यादा करता है तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है और ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस पुश की वजह से आपके पास क्या होता है कि आपका ये मूड ब्रिजिंग से टर्मिनल और टर्मिनल से ब्रिजिंग में इंटर कन्वर्ट होता रहता है। इसलिए आपके टर्मिनल कार्बोनाइल जो काउंटिंग होती है इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रिजिंग। आपके किसी भी मेटल कार्बोनाइल में एक ब्रिजिंग हो सकती है, 2 ब्रिजिंग हो सकती है, 3 हो सकती है, इससे ज़्यादा ब्रिजिंग नहीं हो सकती। उसकी रीज़न एक तो ये है जो मैंने आपको पहले बताई कि इनकी हाईली डिलोकलाइजेशन की वजह से क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इंटर शफलिंग होती है। और दूसरा, जब आप 2 ब्रिजिंग एट अ टाइम करते हो, ये देखें जैसे हम ये कहते हैं कि आपके पास एक कार्बोनाइल था, 2 मेटल एटम थे, लेट्स सपोज आपके पास 2 मेटल एटम, आपका बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, 2 मेटल एटम थे और उसके साथ आपकी 3 ब्रिजिंग बॉन्ड है। एक कार्बोनाइल ने तो इस तरह से ब्रिजिंग बॉन्ड बना दिया, अब देखें दूसरा कार्बोनाइल इस तरह से ब्रिजिंग बॉन्ड बनाएगा और तीसरा कार्बोनाइल इस तरह से ब्रिजिंग बॉन्ड बनाएगा, इधर आपके टर्मिनल होंगे। अब आप देखें दिस 2 टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल की जो होगी बॉन्ड लेंथ वो तो ऑलमोस्ट इक्वल हो सकती है, लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ ग्रेटर हो गई है। जब बॉन्ड लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक ग्रेटर हो जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी बिकॉज दिस बॉन्ड इजीली ब्रेक आउट। तो ये टर्मिनल मूड जो है इसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये ब्रिजिंग में ये इस ब्रिजिंग के ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इट इज़ डीलोकलाइज्ड। इसकी ये डीलोकलाइज 2 वे से होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्लाउड की वजह से कि इस तरफ अगर ज़्यादा हो जाए इस तरफ कम हो जाए तो उस तरह से डीलोकलाइजेशन, और सेकंड ये है कि इनकी इंटर कन्वर्टेबल को आप डीलोकलाइजेशन ये कर सकते हैं कि ब्रिजिंग से टर्मिनल एंड टर्मिनल से ब्रिजिंग। तो इस केस में हम जो एग्जांपल डिस्कस करते हैं वो हमारी मोनोएटॉमिक मेटल कार्बोनाइल तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, हमारे पास डायटॉमिक से स्टार्ट होती है। अगर आपके पास डायटॉमिक मेटल कार्बोनाइल हो जैसे आपके पास ये है, तो इस केस में आपके पास जो टर्मिनल मूड है उस केस में, इस केस में जो ब्रिजिंग कार्बोनाइल हैं वो आपके पास 1 है और इसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हो जाए। अब आप देखें Fe एक और मेटल मेटल बॉन्ड और एक आपके पास क्या होगा, इस तरह से आप शो कर सकते हो टर्मिनल मूड। और ये काउंट करें, लिगेंड काउंट करें, 1 9 थे, 2 3 4 5 1 2 3 1 6 यानी कि 6 हो गया टोटल। अब आप देखें कि इधर आपके पास एक होगा 7, ये 8। अब आप देखें ये आपके पास सारे के सारे क्या होंगे, टर्मिनल होंगे। और ये आपके पास ब्रिजिंग होगा। द पॉइंट टू बी नोटेड, कभी भी आप मेटल कार्बोनाइल को CO से रिप्रेजेंट करेंगे, OC नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डेक्टिव साइट आपकी ये है, तो आपने रिप्रेजेंटेशन में टर्मिनल मूड को CO ही लिखना है। और अब आप ये देखेंगे दिस इज टर्मिनल मूड, ये भी टर्मिनल मूड, ये भी टर्मिनल मूड, ये भी टर्मिनल 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 एंड दैट इज ब्रिजिंग मूड। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिजिंग मूड में आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग तो हो जाती है, लेकिन आपकी कार्बन इधर भी sp2 हाइब्रिडाइज होती है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होती है। इस वजह से हम मेटल कार्बोनाइल को कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। ब्रिजिंग कार्बोनाइल की ऑन द बेस ऑफ मूड ऑफ ब्रिजिंग या टर्मिनल जो भी मूड हूँ, ये तमाम टाइप की जो क्लासिफिकेशन मैंने पहले डिस्कस की हैं उन तमाम टाइप की क्लासिफिकेशन में ब्रिजिंग बॉन्ड मौजूद होता है। अगर आप ओवरऑल इसको देखें इस क्लासिफिकेशन में, तो हर एक क्लासिफिकेशन की फर्दर क्लासिफिकेशन अराइज होती है, क्योंकि तमाम टाइप की क्लासिफिकेशन में तमाम टाइप के कंसेप्ट यूज़ होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जनरली वी कैन से कि मेटल कार्बोनाइल को आप मेटल और लीगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड या लीगेंड नेचर पे आप क्या कर सकते हो, इनको क्लासीफाई कर सकते हो। तो आपके पास अलॉट ऑफ क्लासिफिकेशन अराइज होती हैं। अगर आपका मेटल लीगेंड के अलावा आपका कोई और एटम अटैच हो, मीन कि इन क्लासिफिकेशन की
की बजाय और एटम अटैच हो तो फिर आपके पास एक लास्ट क्लासिफिकेशन अराइज होती है जिसको आप बोलते हो हेटेरो एटॉमिक मेटल कार्बोनाइल, हेटेरो या न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल भी बोल सकते हैं। बल्कि एटॉमिक बोलें क्योंकि ये वाला हेटेरो न्यूक्लियर जो है वो उसके साथ कंफ्यूजन कॉज करेगा। हेटेरो एटॉमिक मेटल कार्बोनाइल। अब आप देखो ये दो क्लासिफिकेशन जो थी ये आपकी अंडरस्टूड थी, इसमें आपने टाइप बता दी। हेटेरो का मतलब क्या है कि जब मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बनाते हैं, दिस इज आल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इट्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रिसर्च फील्ड। जब आप ये कहते हो कि हेटेरो एटॉमिक मेटल कार्बोनाइल हैं तो मेटल कार्बोनाइल एक्चुअली क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनमें इंटरस्टिशियल साइट्स मौजूद होती हैं। तो इंटरस्टिशियल साइट्स कौन सी साइट्स होती हैं, जैसा टाइप ऑफ साइट्स दैट इज अराइजेस ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम। जो एम्प्टी स्पेसेस आपकी अराइज होती हैं उनको इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हो। अगर कंसेप्चुअल देखो तो अगर आपकी इंटरस्टिशियल साइट में आपके पास कोई भी हेटेरो एटम इंट्रोड्यूस हो जाए तो आपके पास वो हेटेरो एटॉमिक मेटल कार्बोनाइल होंगे। वो हेटेरो एटम आपके पास कार्बन भी हो सकती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो आपके पास नाइट्रोजन भी हो सकती है और वो आपके पास हाइड्रोजन भी हो सकती है। तो अगर आपके पास इस टाइप की कंपाउंड हो और ये हेटेरो एटॉमिक जो हेटेरो एटम की अटैचमेंट है ये आपकी एक पॉइंट टू बी नोटेड लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल में नहीं होती, ये आपकी हेटेरो एटॉमिक की स्टेशन हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल में होती है। न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल इस केस में होती है क्योंकि इस केस में आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड भी बहुत ज़्यादा होते हैं और मेटल भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उनकी अरेंजमेंट के दौरान आपके पास इंटरस्टिशियल स्पीशीज, इंटरस्टिशियल साइट्स मौजूद होती हैं और क्लस्टर टाइप कंपाउंड होते हैं ये। तो उन इंटरस्टिशियल साइट्स में आपके ये हेटेरो एटम क्या होते हैं वहाँ जाके फिक्स हो जाते हैं। तो ये क्लास आपके पास अराइज होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल एंड यू कैन गिव एग्जाम्पल। लास्ट में चलें आपको इसकी एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। आप ये कहेंगे कि मैडम ने एग्जाम्पल नहीं दी। हेटेरो न्यूक्लियर ये हेटेरो एटॉमिक हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल की एग्जाम्पल में आपके पास Ru6CCO15 ये आपके पास आ सकता है, हाइड्रोजन भी आ सकती है, इसी तरह से आपके और कंपाउंड भी आ सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल।